मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है। हम इस बात पर सहमत हैं कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। यह दो देशों की एक महत्वपूर्ण सहमति है और इसका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए। हमारे सीमा संबंधी समझौते और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से फायदा हुआ है, परंतु मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए एलएसी की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ दिखाई देता है। नियंत्रण रेखा को किस तरीके से जल्द सुलझाया जाए, उसके आसपास के पूरे मसले को सुलझाया जाए, जो ज्वाइंट बातचीत दोनों देशों के बीच में चल रही है, जो मैकेनिज्म है जो 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसे साझा करता हुआ दिखाई दिया गया था, जिस पर लगातार प्रगति होती हुई दिखाई दे रही थी। 17 मीटिंग हो चुकी है, उसकी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। इन तमाम मसलों पर भारत का रुख साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरेन्द्र, अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति ने इस पूरे मामले को सामने रख दिया है, तो क्या आने वाले दिनों में अब माना जा सकता है कि सीमा विवाद को लेकर जो पहल है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है? सेंट्रल सेक्टर को लेकर जो विवाद है उसे बहुत हद तक दूर किया जा चुका है, लेकिन नॉर्दर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर यानी कि जम्मू कश्मीर और अरुणाचल का विवाद अभी भी बहुत बड़ा है। जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ी और जिस तरह से दोनों एक कहें कि राष्ट्रपति के सामने चूंकि जो भी साझा बयान जारी होता है वो एक दूसरे को दिखाया भी जाता है, मतलब उसमें एक दूसरे से सहमति बनती है उस पूरे पे, तो लगता है कि जिस तरह से पूरा इन्वेस्टमेंट का प्लान है चाइना का या हिंदुस्तान का उनके साथ जो सहयोग करके मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो एक आइडिया है, और जिस तरह से सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व अजय जी उनके पास है चाइना के, वो उसको इन्वेस्टमेंट के प्लान ढूंढ रहा है और हिंदुस्तान से बड़ा उसको आसपास कोई इतना सेफ इन्वेस्टमेंट का कोई इलाका उसके लिए नहीं है। तो ऐसे में लगता है कि हमको ये बहुत जल्दी इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद है, और नहीं तो ये बात जरूर होगी कि इस सीमा विवाद पर इस तरह वायलेशन जिसको कहेंगे ट्रांसग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो शायद खत्म होंगी। बिल्कुल, धन्यवाद धीरेन्द्र इस बातचीत के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन चाहता है कि भारत में निवेश को तरजीह दी जाए। गौर करने वाली बात यह है कि चीन आज दरअसल $3 ट्रिलियन के सरप्लस पर बैठा हुआ है, यानी कि इतना पैसा हाथ में लेकर चीन घूम रहा है जिसे एक बाजार चाहिए। भारत से बेहतर बाजार चीन के लिए आज उपलब्ध नहीं है। इसलिए अगर देखा जाए तो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने साफ तौर पर कहा कि सरहद की दिक्कतें बदस्तूर बनी हैं, ये विरासत में मिली हैं, इन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक सहयोग दोनों देशों के बीच में आवश्यक है, अनिवार्य है, और इसीलिए दोनों देशों ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। उसमें कुछ एक मामले ऐसे हैं जो कि वाकई में लोगों के जनमानस को छूते हैं, जैसे मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए रूट का इजाद करना, उसे खोला जाना। इसके साथ साथ कई ऐसे मसले हैं जिस पर समझौता हुआ है। आइए आपको छोटी रिपोर्ट दिखाते हैं। करीब 1.5 घंटे की शिखर वार्ता के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें 5 साल के लिए भारत और चीन के बीच व्यापारिक समझौता, दवा निर्माण और दवाइयों के मुद्दे पर समझौता किया गया। तो वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अब नया रास्ता खोलने का फैसला किया गया है। दोनों देशों के बीच कस्टम को लेकर और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी समझौता हुआ है। मुंबई को शंघाई जैसा बनाने, ऑडियो विजुअल क्षेत्र, 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने और अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर भी समझौता हुआ है। इसके अलावा भारत में रेल के विकास में चीन ने मदद को लेकर करार किया है। समझौते के मुताबिक ट्रेन की स्पीड बढ़ाने, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए अध्ययन, रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट और भारत में रेलवे यूनिवर्सिटी के निर्माण में चीन सहयोग देगा। भारत और चीन के बीच नए रिश्तों की कहानी गढ़ी जा रही है। दोनों मुल्क सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ दिल खोलकर तिजारत को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर और कृष्ण मोहन शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन।
उद्योग और व्यापार में चीन जबरदस्त तरीके से भारत में निवेश करना चाहता है। इसे लेकर कारोबारी जगत में जबरदस्त खुशी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रेलवे के क्षेत्र में चीनी निवेश अपने आप में एक बड़ी कामयाबी मोदी सरकार की मानी जा सकती है, क्योंकि रेलवे सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं तो आप आज के लिए निवेश नहीं करते, आप दूरगामी निवेश करते हैं। और चीन कम से कम आज के लिए नहीं बल्कि दूरगामी स्तर पर भारत में निवेश करने की योजना बना रहा है। उद्योग जगत की एक प्रतिक्रिया आपके सामने पेश करते हैं कि 12 पैक्ट साइन हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में। उसमें पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट भी है, उसमें इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनवाइट किया है कि चाइनीज कंपनीज आकर के हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करें। एक विजिट इंडिया ईयर रखा गया है, एक विजिट चाइना ईयर रखा गया है। अगले साल मोदी जी को इनवाइट किया गया है चाइना। मेरे ख्याल में बहुत ब्रॉड रेंजिंग और वाइड डिस्कशंस हुए हैं, तो मेरे ख्याल में दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी कसर छोड़ी नहीं है। ऐसे में दोनों देशों ने सांस्कृतिक स्तर पर किस तरीके से एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश की है, इसकी मिसाल बनती है मानसरोवर के लिए एक नए रूट पर सहमति का बनना हो या फिर निर्मित होना। दोनों देश चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में लोगों का जुड़ाव बेहतर हो। हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा ऐसा स्वरूप है जैसे कि साक्षात बाबा शंकर का दर्शन होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में एक नए रूट का खोला जाना जिसके जरिए बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी कैलाश मानसरोवर तक जा सके, यह अपने आप में एक बड़ी सफलता है। और चीन के साथ यह करार कम से कम आम आदमी के लिए चीन के साथ भारत को जोड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए अब ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी। भारत और चीन के बीच हुए समझौते में कैलाश मानसरोवर के लिए एक नए रूट को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि उत्तराखंड के लोग इसका विरोध जरूर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि नया रूट खुलने से उनका कारोबार चौपट हो जाएगा और दर्जनों गांव के लोगों के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि नए रूट से बुजुर्ग यात्रियों को काफी सहूलियत होगी और नए रूट को मंजूरी दे दी गई। नाथुला के रास्ते से कई सुविधाएं हैं। मोटर से कैलाश मानसरोवर तक यात्रा की जा सकती है। इससे विशेषकर बूढ़े तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। तीर्थयात्रा कम समय में पूरी की जा सकेगी और अब भारत से काफी मात्रा में तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। नाथुला के पास से तिब्बत के शियाक्त्से तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकेंगे। शियाक्त्से से मानसरोवर झील के लिए भी आरामदायक चौड़ी सड़क बनी है। शियाक्त्से से सड़क के जरिए कैलाश तक पहुंच सकते हैं। तीर्थयात्री बिना एक कदम पैदल चले शिव के सबसे पावन धाम तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल यात्री कुमाऊं से होते हुए लिपुलेख दर्रे से तिब्बत में प्रवेश करते हैं। यात्रियों को 58 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा पैदल करनी पड़ती है। रास्ते पर दुर्गम पर्वतीय चढ़ाई, फिसलन भरे रास्तों से मुश्किल पेश आती है। मुश्किलों से भरा ये सफर करीब 1000 किलोमीटर लंबा है। 700 किलोमीटर की दूरी भारतीय क्षेत्र में है, वहीं 300 किलोमीटर चीनी सीमा में पड़ती है। हालांकि नया रूट पहले के रूट से थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इस रूट के जरिए लोग आसानी से सड़क के रास्ते कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकेंगे। टीम न्यूज नेशन। कैलाश मानसरोवर के लिए एक नए रूट का तलाशा जाना और उस पर सहमति बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ दो और मुद्दे हैं जिस पर भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत हम आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि अब भारत से चीन को सड़क के रास्ते जोड़ा जाएगा। और आइए अब आपको यह रास्ता दिखाएं किस तरीके से रास्ता बनता है। कोलकाता से निकलकर आप सीधे बांग्लादेश में ढाका पहुंचे। ढाका से म्यांमार को जोड़ा जाएगा, जहां मांडले शहर को उससे जोड़ा जाता है और वहां से चीन के कुनमिंग तक आप सीधे सड़क के रास्ते पहुंच सकते हैं। यानी कि कोलकाता से कुनमिंग तक आप सीधे पहुंच सकते हैं अपनी गाड़ी से, और ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ साथ अगर हम नदी के रास्ते पहुंचना चाहें तो ब्रह्मपुत्र एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम चीन तक पहुंच सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के जरिए रिवर रोड बनने की बात कही जा रही है, जहां जंगमू तक आप सीधे पहुंच सकते हैं और वहां से ज्वांगशू, जो कि एक बहुत विकसित प्रदेश है और राज्य है चीन का,
वहां तक आप सीधे पहुंच सकते हैं और ये रिवर रूट जो है ये भी खोला जाना है। यानी कि चीन और भारत को एक दूसरे के साथ तिजारत करने के कई रास्ते मिलते दिखाई दे रहे हैं, जो कि इन दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी ने अपनी इस कामयाबी को किस लिहाज से आम आदमी के सामने पेश किया। रीजनल कनेक्टिविटी और इसके संदर्भ में BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी बातचीत हुई। भारत एशिया के चौराहे पर है। मैं मानता हूं कि एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने से एशिया की समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस पूरे क्षेत्र में विश्वास, शांति, स्थिरता और सहयोग का माहौल बनाना जरूरी भी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि सर इसके भारतीय जनता पार्टी के घर में ही ऐसा लगता है कि घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनावों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता नहीं मिल पाई, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अब निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। मेनका गांधी अपने बेटी की पैरोकारी करते दिखाई दे रही हैं और बिहार में उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील मोदी अब योगी आदित्यनाथ के बहाने दरअसल मुसलमान वोट बैंक को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में अब अमित शाह के नेतृत्व पर ही कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे हैं। कानपुर में यह हवन बीजेपी में मचे महाभारत की गवाही दे रहा है। उपचुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त मिली तो अंदर की कला खुलकर सामने आने लगी है। आदित्यनाथ पर सियासत गरमा रही है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान वरुण गांधी को देने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। उपचुनाव के नतीजों को देखने के बाद वरुण गांधी की मां और कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी ने भी कहा कि अब वरुण के हाथ उत्तर प्रदेश की बागडोर देना ही चाहिए। उपचुनाव में हार की टीस सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं को ही नहीं बल्कि बिहार में भी पार्टी के अंदर उबाल आ गया है। सुशील मोदी ने योगी आदित्यनाथ की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मैंने योगी आदित्यनाथ के और साक्षी महाराज के और कोई एक ठाकुर उसके जो कुछ बयान आए हैं उससे मैंने कहा कि मेरी उस तरह के बयान से मेरी आपत्ति है और मैं उससे सहमत नहीं हूं। जाहिर है उत्तर प्रदेश में मिली हार से बीजेपी में अंदर की राजनीति चरम पर है। सबसे ज्यादा मुश्किल अमित शाह के लिए बढ़ गई है और अब उन्हें यह सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश के सियासी बिसात पर वो वरुण को फिट करें या नहीं। लखनऊ से उन्मुक्त मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। कहते हैं अगर दानव को मारना हो तो उसकी जान अगर किसी चिड़िया में बसती है तो उस चिड़िया का गर्दन मोड़ दो। कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में। योगी आदित्यनाथ महज बहाना है, असली निशाना अमित शाह है और उनकी तरह की राजनीति है जो कि भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से वर्चस्व हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर लोग खड़े होते दिखाई दे रहे हैं जैसे सुशील मोदी, तो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ हिट नेता आते दिखाई दे रहे हैं। और आपको दिखाते हैं किस तरीके से बिहार में यह घमासान एक अलग रुख लेता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरिराज जी, जिस तरह से सुशील मोदी साहब बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को एक तरह से दोषी और जिम्मेदार ठहरा रहे हैं यूपी में जो हार मिली है उसके लिए। कहते हैं बिहार में ऐसा हम नहीं होने देते। मैं मानता हूं कि पार्टी ने प्रचार का कमान महंत योगी आदित्यनाथ जी को दिया। सही कदम था, सही नेतृत्व था और चुनाव हम हारे नहीं हैं, परिणाम पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जहां तक सवाल है लव जिहाद जैसे शब्दों पर आपत्ति उठाना, मैं पुरजोर महंत जी के बयान का समर्थन करता हूं क्योंकि एक विकृत मानसिकता है, एक साजिश है भारत के संस्कार और संस्कृति को खत्म करने का। साजिश की बात अगर हम करें तो दिल्ली में अजीत सिंह जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, वो अपना सरकारी बंगला खाली नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में जब सरकारी तंत्र वहां पहुंचा तो आईएनएलडी के तमाम कार्यकर्ता भीड़ पड़े और यहां पर यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जरा ये सोचिए कि अजीत सिंह अब मंत्री नहीं है लेकिन बंगले पर काबिज हैं और बंगला खाली करने की बात कही जाती है तो यह होता है। क्या यह है समर्थन का आधार जिसके आधार पर आज हमारे नेता हमारे तमाम उन चीजों पर वर्चस्व जमाए बैठे हैं जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं है? और चलिए एक और बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। हमने हमेशा ब्रिटेन को एक साम्राज्यवादी ताकत के तौर पर देखा,
आज भी ब्रिटेन के साथ स्कॉटलैंड, आयरलैंड, तमाम ऐसे राज्य हैं जो जुड़े हुए हैं जिसे मिलाकर आप ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन एक रेफरेंडम हो रहा है जहां स्कॉटलैंड अब यह तय करना चाहता है कि क्या वो ब्रिटेन के साथ रहना चाहता है या नहीं। 40 लाख लोग अपनी किस्मत का फैसला करने वाले हैं कि क्या वो ब्रिटेन के साथ रहेंगे या एक अलग देश बनाकर अपनी आजादी के साथ रहना पसंद करेंगे। यस या नो, इन दो शब्दों की अहमियत इस वक्त स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के लोगों से ज्यादा भला कौन समझ रहा होगा। ये शब्द फैसला करेंगे कि स्कॉटलैंड का भविष्य क्या होने वाला है। क्या स्कॉटलैंड ब्रिटेन का हिस्सा रहेगा या फिर वो ब्रिटेन से आजाद हो जाएगा। दुनिया भर की निगाहें स्कॉटलैंड की जनता पर टिकी हैं, जो न सिर्फ स्कॉटलैंड बल्कि पूरे यूनाइटेड किंगडम का भविष्य भी तय करने वाली हैं। हालांकि इससे पहले के सभी जनमत संग्रह स्कॉटलैंड की आजादी के प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं, लेकिन इस बार हालात मुश्किल बताए जा रहे हैं क्योंकि कई ओपिनियन पोल में हां और ना के बीच कड़ा मुकाबला बताया गया है। 1603 में स्कॉटलैंड की राजशाही इंग्लैंड की राजशाही का हिस्सा बन गई। 1707 में स्कॉटलैंड इंग्लैंड में शामिल हुआ और तब से इंग्लैंड के ही साथ है। लेकिन अलगाव की मांग कर रहे लोगों की दलील है कि स्कॉटलैंड की तरक्की के लिए उसका ग्रेट ब्रिटेन से अलग होना ही बेहतर है। इसी बीच ओबामा ने भी ट्वीट कर एक साथ रहने का संदेश दिया है। टीम न्यूज नेशन। नेशन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज नेशन।